हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारे डिस्कशन है करप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। भ्रष्टाचार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई करप्शन के कॉजेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल है करप्शन को लेकर के, कौन कौन से रीजन के कारण करप्शन फैलता है, ये डिस्कशन करेंगे। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गए, सोशल फैक्टर हो गए, रिलीजियस फैक्टर हो गए, कल्चरल फैक्टर हो गए, ब्यूरोक्रेटिक फैक्टर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर हो गए। तो अलग अलग फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर करप्शन फैलता है, करप्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं। तो जैसे हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन होता है। अब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें एक कैंडिडेट यानी कितना मैक्सिमम पैसा खर्चा कर सकता है, लिमिट तो उसकी 70 लाख है, यानी 70 लाख वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा कर सकता है। लेकिन वास्तव में वो एक बंदा कितना पैसा खर्चा करता है? वास्तव में वो बंदा खर्चा करता है 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, बीजेपी के या कांग्रेस के होते हैं। तो अब वो बंदा इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है और उसके बाद वो एमपी बनेगा। जैसे वो ऑफिस ज्वाइन करेगा उसका सबसे पहले क्या एक एम होगा कि कैसे भी करके इतना जो पैसा खर्चा किया उसे हम वापस प्राप्त कर सके। तो उसके लिए करप्शन का सहारा लेना शुरू कर देगा, क्योंकि वो समाज सेवा के लिए तो आया नहीं। तो भाई समाज सेवा के लिए कोई इतना पैसा कैसे खर्चा कर सकता है? समाज सेवा के लिए होता तो सोशल एक्टिविस्ट बन जाता। लेकिन वो इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, वो किस कारण से कर रहा है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, करप्शन कर सके। तो पहले कैंडिडेट के लेवल में हमने डिस्कस किया। अभी पॉलिटिकल पार्टी के लेवल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लेवल में अगर हम डिस्कस करें तो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, उससे डोनेशन मिलता है, मान लो ऑन पेपर वो दिखाता है 2500 करोड़ उसको डोनेशन मिला है। लेकिन उसे ऑफ पेपर यानी वास्तव में उसे मिला होता है 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ डोनेशन। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इशू है, उसे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है कि नहीं आई है, पॉलिटिकल फंडिंग में जो करप्शन होता है वो चीज रुकेगी कि नहीं रुकेगी, वो एक अलग इशू है, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में बता रहे हैं। अब पॉलिटिकल फंडिंग होती है। अब पॉलिटिकल फंडिंग उससे देता कौन है? उससे देंगे कॉर्पोरेट ग्रुप्स लाइक अंबानी हो गए, अडानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, ये उनको पैसे देंगे। अब अंबानी फॉर एग्जाम्पल है, अंबानी ने क्या किया, अब बीजेपी को उसने फंडिंग दी, पॉलिटिकल फंडिंग दी। अब बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में आ गई, तो अब अंबानी चाहेगी ना कि भैया हमने आपको पैसा दिया है तो अब आप इस प्रकार की पॉलिसी अपनाइए जो हमारे लिए सही हो। यानी अगर हमें कहीं पे एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है तो आप हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दीजिए। अगर हम जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कुछ छूट दिलवा दीजिए। अगर हमें बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें बैंक से लोन दिलवा दीजिए। या कि किसी दूसरे प्रकार का कोई क्लियरेंस दिलवाना है वो दिलवा दीजिए। या कि हमें लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम हो रही, आप उससे करवा दीजिए। तो इस प्रकार से उनसे कुछ फेवर मांगेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म बन जाता है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म मतलब गवर्नमेंट और जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं दोनों के बीच में एक एक्सेस बन जाता है। और ये करप्शन, और ये देश के करप्शन के लिए देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे करप्शन बहुत ज्यादा फैलता है। तो ये हो गए। तो अगर इसको देखें फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। तो राजा को तो सबसे पहले एक अच्छा ऑनेस्ट पर्सन बनना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन रहे राजा के लिए। अगर वो राजा ऑनेस्ट पर्सन नहीं है देन वो उसकी पब्लिक कैसे ऑनेस्ट हो सकती है? अगर वो राजा ही करप्ट है देन उसकी जो प्रजा है वो तो करप्ट हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारे जो पहले के जो लीडर थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, चाहे भगत सिंह की बात कर लीजिए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे महात्मा गांधी, चाहे सुब्रमण्यम अय्यर, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चाहे लोकमान बाल गंगाधर तिलक, चाहे एनी बेसेंट, चाहे कोई भी लीडर जो उस टाइम पे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो क्या उन्होंने एक सेट करके रखा था अपना सोसाइटी में कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो देश को आजाद कराने के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई अपना इसमें कोई यानी स्वार्थ नहीं है, अपने इंटरेस्ट के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। तो देश की जो जनता उनके साथ जुड़ी, क्योंकि उन्हें लगा देश की जनता को उन लीडर्स के ऊपर भरोसा था, तभी देश के यूथ जुड़े और हमारे देश को आजादी मिली। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ही
जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर वही करप्ट होंगे तो आम जनता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को तो एक अच्छा कैरेक्टर का होना चाहिए, एक ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, करप्शन कभी नहीं करना चाहिए, ताकि उनकी जो जनता भी है वो भी कभी करप्शन ना करे। ये हो गया। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर को हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर में लाइक अगर आप डिमांड एंड सप्लाई का रूल अगर आप जानते हैं, अगर इकोनॉमिक्स में पढ़े तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और नहीं भी जानते तो भी एक्सप्लेन किया जाएगा, आप समझ जाएंगे। अब जैसे हमारे देश में रिसोर्स की कमी है, संसाधनों की कमी है, लेकिन हमारे देश में डिमांड अच्छी खासा है, लेकिन सप्लाई कम होती है, तो उसके कारण करप्शन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन की टिकट हर किसी ने बुक करवाई, तत्काल टिकट कितने जल्दी फुल हो जाती है। आईआरसीटी की जो साइट है तुरंत ठप हो जाती है, 2-4-10 मिनट के अंदर ही 10 मिनट में बहुत बोल दिए, 5 मिनट के अंदर ही ठप हो जाती है। तो उससे क्या होता है, तो इससे फिर वो बाद में कुछ एजेंट आते हैं सामने जो बोलते हैं भाई 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए लेकर के हम क्या कर देंगे, आपकी टिकट बनवा देंगे, आपको जो तत्काल टिकट चाहिए वो हम आपको दे देंगे। तो वो बोलते हैं, तो इससे क्या आता है, इससे जो दलालों, जो एजेंट होते हैं, एजेंट की भूमिका बढ़ती है, इससे करप्शन बढ़ता है, इससे जो गरीब फैमिली होती है जिनके पास पैसे की कमी होती है उनका पैसा यूज होता है। तो एक तरीके से करप्शन को बढ़ाने के कारण ये होता है। लेकिन वही एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहले एलपीजी जो सिलेंडर था उसका बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो एलपीजी सिलेंडर का बहुत ज्यादा ब्लैक में बिकता था। जैसे हम लोगों ने ब्लैक में लिया है, जब हर 3-4 महीने में चल रहे 1000-1200 का ब्लैक में सिलेंडर लिया है लेकिन जब से यानी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ गई, सिलेंडर की सप्लाई बढ़ गई, जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में सिलेंडर पहुंचाने की जो मुहिम चलाई, उससे क्या हुआ, सिलेंडर की जो सिलेंडर की पहले सप्लाई कम होती थी, वो सिलेंडर की सप्लाई बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, जो एक तरीके से जो ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे थे उनमें कमी आई। अब ब्लैक में सिलेंडर उतने नहीं बिकते, हालांकि किसी किसी जगह पे बिकते हैं जहां पे सप्लाई की कमी है, तो वहां पे भी अगर सप्लाई बढ़ाई जाए तो वहां पर ब्लैक में सिलेंडर नहीं बिकेंगे। तो ये कारण था कि अगर रिसोर्सेस हैं ज्यादा तो करप्शन ऑटोमेटिक कम होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रिसोर्सेस को बढ़ाना, रिसोर्सेस को किसी एक सेंट्रलाइज जगह ना पहुंचाया जाए, किसी हाथों में संकेंद्रित ना किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए रिसोर्सेस का। अब जब देश आजाद हुआ था, शुरुआत टाइम पे 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे करप्शन कम था बड़े लेवल पर। हालांकि करप्शन कभी कम नहीं था, यानी करप्शन आज भी है, कल भी था और परसों भी रहेगा। इस तरीके से जब अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कई प्रकार के करप्शन के बारे में बताया और बताया कि राजा को करप्शन से किस प्रकार लड़ना चाहिए। तो एक प्रकार से करप्शन उस टाइम पे था। हालांकि करप्शन तो जब से समाज सब हुआ है तब से करप्शन बना हुआ है, भ्रष्टाचार तभी से समाज में व्याप्त है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे, जो पॉलिटिकल पार्टी में थे, वो क्या फ्रीडम फाइटर थे, तो उनकी एक वैल्यूज थी। तो वैल्यूज के काम वहां पे इतना ज्यादा करप्शन नहीं होता था। लेकिन करप्शन तो होता था, ये होता था ब्यूरोक्रेटिक लेवल में और मिडिल लेवल में। क्योंकि उस टाइम पे स्टेट के कंट्रोल में थी पीएसयू थी, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू थी, जिनको चलाने में बहुत ज्यादा करप्शन करते थे। तो ये फिर जब इंदिरा गांधी का टाइम आया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी क्या थी, बहुत ज्यादा इनसिक्योर थी, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा विरोध था। अब मोरारजी देसाई पार्टी में एक अलग ही पार्टी में चाहते थे कि वो नेता बने, वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन बन गए इंदिरा गांधी। और एक सिंडिकेट भी, जो एक सिंडिकेट ग्रुप था, वो किसी एक ऐसे प्रधानमंत्री को, एक ऐसे नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे जो उनके अंडर में रहकर काम करे। लेकिन हालांकि बाद में जो इंदिरा गांधी ने पूरे सिंडिकेट को ही खत्म कर दिया, यानी सिंडिकेट उसके बाद बचा ही नहीं इंदिरा गांधी के टाइम में। लेकिन इंदिरा गांधी क्या थी, बहुत ज्यादा इनसिक्योर थी, और चूंकि पार्टी में उनका अच्छा खासा विरोध हो रहा था, तो वो चाहती थी कि जनता का उन्हें सपोर्ट मिले ताकि पार्टी में उन्हें लोग दबा न सके। तो जिसके कारण उन्होंने बहुत सारी यानी वेलफेयर स्कीम चलाई थी, बहुत सारी कल्याणकारी स्कीम चलाई थी, लाइक गरीब कल्याण योजना, या कि बैंकों का नेशनलाइजेशन करना, या कि जो प्रिंसिपली स्टेट को जो पैसे दिए जाते थे उसको रोक देना, या कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स इंदिरा गांधी चला रही थी। लेकिन ये जो वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही थी, तो इसमें बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिलता था।
फिर इंदिरा गांधी के बाद आया था लाइसेंस राज। लाइसेंस राज या कि फिर उसे इंस्पेक्टर राज भी कहते हैं। अब क्या होता था कि कोई पर्सन है, किसी पर्सन को कंपनी स्टैब्लिश करनी है, कोई कंपनी यहाँ पे लगानी है, तो उससे क्या किया जाता था, उससे सबसे पहले अगर उससे कंपनी भी स्टैब्लिश करनी है तो उससे लाइसेंस लेना पड़ता था। हालांकि वो लाइसेंस अलग है कि भाई एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए आप लाइसेंस ले रहे हो या कि दूसरे चीजों के लिए ले रहे हो, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पर कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए ही लाइसेंस लिया जाता था। तो इससे क्या होता था, इससे रेड टेपिज्म बढ़ रहा था। रेड टेपिज्म मतलब लाल फीता सा है, यानी एक फाइल पर लाल फीता लगा दिया जाता था और बोला जाता था कि इसकी प्रोसेस तभी होगी जब आप कुछ पैसे दोगे। तो इसके कारण क्या हुआ, रेड टेपिज्म बढ़ा, बहुत ज्यादा करप्शन हुआ। फिर उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म आया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। इस जमाने में कहा गया कि भाई करप्शन कम हो जाएगा, लेकिन करप्शन यहां भी कम नहीं हुआ। हालांकि ये कहा गया कि इकोनॉमी हमारी ओपन हो गई, खुली अर्थव्यवस्था है, तो करप्शन नहीं होगा, लेकिन यहां पर भी हुआ। अब क्या होता है, टेलीकॉम सेक्टर, जो टेलीकॉम सेक्टर में किसका, हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा एक तरीके से डोमिनेंस थी, मोनोपोली थी गवर्नमेंट की। लाइक बीएसएनएल हो गया या कि एमटीएनएल हो गया, ये टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट इनके पूरे शेयर रखती थी। एलपीजी रिफॉर्म के बाद बड़े बड़े सेक्टर आए, अलग अलग एक्टर आए जिन्होंने यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में काम किया। लाइक वोडाफोन आया, एयरटेल आया, टाटा आया, अभी रिलायंस जियो है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर आए। तो उन्होंने क्या किया, यानी इकोनॉमी तो एक तरीके से खुल गई, लेकिन अगर देखा जाए रिसोर्सेस तो अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है ना, यानी स्पेक्ट्रम तो अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में। और स्पेक्ट्रम की बिड कौन करेगी, स्पेक्ट्रम की नीलामी कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। और स्पेक्ट्रम की बिक्री में बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिलता था। लाइक आप सबने सुना हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जिसमें पी चिदम्बरम जो है, जो हमारे पहले के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो भी जेल में है, उन्हें जेल हुई क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम में वो पकड़े गए। तो ये हो गए। तो एक तरीके से एलपीजी रिफॉर्म के बाद भी हमारे यहाँ क्रॉनिक कैपिटलिज्म देखने को मिला यानी एक तरीके से कॉर्पोरेट ग्रुप्स और जो गवर्नमेंट के बीच में नेक्सस देखने को मिला। तो ये हो गया इकोनॉमिक फैक्टर। अब इसके बाद हम कुछ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी में ना वैल्यूज का बहुत ज्यादा, हमारी सोसाइटी में वैल्यूज बहुत ज्यादा चेंज हुई। आज के टाइम पे अधिकांश लोग किसके ऊपर, सक्सेस के ऊपर फोकस करते हैं। वो इसके ऊपर फोकस नहीं करते कि भाई सक्सेस किस बेस पर मिल रही है, यानी सक्सेस मिलने का मीन क्या है। वो रास्ते के ऊपर फोकस नहीं करते, वो सक्सेस सफलता के ऊपर फोकस करते। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कोचिंग में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का डोनेशन दे रहे हैं। तो ये डोनेशन देने से क्या हो जा रहा है, ये डोनेशन दे रहे हैं तो इससे बच्चे के फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो ये नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ आउटकम देख रहे हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो बच्चा बाद में बड़ा हो, जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो उसके अंदर किस प्रकार की वैल्यूज आएगी। वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेगा। उसे ये लगेगा कि भाई चूंकि उसके पेरेंट्स ने 30 लाख 40 लाख रुपए डोनेशन के रूप में दिए, तो उसका कर्तव्य बनता है कि उन पैसे को वो कमाए। तो एक तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा, गरीब और अमीर पेशेंट के बीच डिस्क्रिमिनेशन करेगा। उसे लगेगा अमीर पेशेंट से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, गरीब पेशेंट से कम पैसे मिल सकते हैं। तो अमीर पेशेंट के ऊपर ध्यान देगा, लेकिन गरीब पेशेंट के ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे देश में जो एक डॉक्टर का पेशा होता है वो भी इससे प्रभावित होगा। दूसरा, हमारे देश की इकोनॉमी पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब बंदा है अगर वो अच्छे से उसको हेल्थ नहीं मिल पाएगा तो वो जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता था वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण या कि उसके हेल्थ के ऊपर ज्यादा पैसे लगेंगे या कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स वो वेस्ट होगा। तो इससे क्या, हमारी इकोनॉमी को भी लॉस होगा और साथ में करप्शन तो बढ़ेगा ही। भाई वो डॉक्टर अमीरों से पैसा लेकर काम करेगा तो करप्शन बढ़ेगा। तो एक तरीके से आज के टाइम पे हमारे यहाँ वैल्यूज काफी चेंज हो गई। और अगर दूसरी बात किया जाए तो आज के टाइम पे करप्शन की टॉलरेंस बहुत ज्यादा हो गई, यानी करप्शन को स्वीकार बहुत ज्यादा किया जा रहा है, यानी करप्शन की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। आज के टाइम पे जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड है चलता है कि भाई अगर कोई भी करप्शन के लिए करे तो कोई सिविल सोसाइटी या कि एनजीओ या कि अदर ग्रुप उसका बहुत ज्यादा विरोध नहीं करते। तो ये एक कारण है करप्शन का। तीसरा अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ इलिटरेट बहुत है, यानी हमारे यहाँ अब एक तरीके से बताया जाए जो एजुकेटेड बंदा है वो भी अनएजुकेटेड बंदे की तरह ही काम करता है।
जैसे स्वामी विवेकानंद का कहना था कि भाई एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि भाई आपने स्किल प्राप्त कर ली, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, आपको रोजगार मिल गया, अब आप जीवन यापन कर रहे हो, अपना परिवार अच्छे से। नहीं, एजुकेशन का मतलब है आपके कैरेक्टर का बिल्ड होना। एजुकेशन एक प्रकार का टूल होता है कैरेक्टर को बिल्ड करने का। एजुकेशन से ये कोशिश की जाती है कि आप अंतर कर पाओगे सही क्या है गलत क्या है, आपके अंदर ऑनेस्टी आए, आपके अंदर करप्शन ना करने की गुण आए, आपके अंदर इक्वालिटी आए, आपके अंदर पैट्रियार्की ना रहे, आप सबके रिस्पेक्ट करो, आप सही और गलत के बीच में अंतर कर पाओ, आपके अंदर एथिकल वैल्यूज आए, मोरालिटी आए, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाती है। लेकिन अगर एक एजुकेटेड बंदा है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई कैरेक्टर ही नहीं, लाइक वो करप्शन करता है, वो एजुकेटेड हुआ है, वो सिस्टम में आए इसलिए क्योंकि वो करप्शन कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, या कि वो इनइक्वालिटीज पे बिलीव करता है, या कि उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं, ऑनेस्टी नहीं उसके अंदर, तो एक तरीके से वो जो एजुकेटेड बंदा है वो अनएजुकेटेड बंदे की तरह ही काम करेगा। हालांकि उससे बेटर तो फिर वो है जो अनएजुकेटेड है, क्योंकि उसे कम से कम ये तो नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से करप्शन कर सकता है। तो एजुकेटेड बंदा जो है वो अनएजुकेटेड जैसा ही। वहीं अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एक गांव का इंसान जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो वैल्यूज उसको पता है, वो जानता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो ज्यादा एजुकेटेड है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि भाई एजुकेशन जो अवेयरनेस नहीं ला, यानी ये आप उम्मीद कर सकते हो जो एजुकेटेड बंदा है वो अवेयर होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एजुकेटेड बंदा अवेयर हो, जागरूक हो, या कि हर अवेयर बंदा एजुकेटेड हो। तो हमारे यहाँ जो इलिटरेट बंदे बहुत ज्यादा है, इलिटरेट पर्सन बहुत ज्यादा है। अब क्या होता है, चुनावी भाषण होता है, चुनावी रैलियों में भाई जो नेता होते हैं वो अलग अलग टाइप के पॉपुलिज्म वादे करते हैं कि भाई अगर हम जीते तो हम ये मुफ्त में दे देंगे, वो मुफ्त में दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, हम चूल्हे दे देंगे, हम कुकर दे देंगे, आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि भाई जो बंदे होते हैं, जो पर्सन होता है, अपना वोट का मिसयूज कर देता है। और ऐसे बंदे अगर कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो इससे क्या होता है, इससे एक तो रिसोर्सेज का मिसयूज भी होता है, और साथ में एक तरीके से एफिशिएंटी भी नहीं बढ़ती, और करप्शन भी बढ़ता है, क्योंकि वो जो रिसोर्सेज दे रहा है उसका अच्छे से खासा यूज हो नहीं पा रहा है, करप्शन बहुत ज्यादा है सिस्टम में। तो ये हो गया। तो एक तरीके से इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब चूंकि इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन है, अभी हम ब्यूरोक्रेटिक फैक्टर भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो ये वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। सो अगर आप ये YouTube में देख रहे हैं देन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं देन लाइक करिए, शेयर करिए। सो ये वीडियो कंप्लीट होती। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।